पहाड़ियों में बल खाती हुई सड़क तारीकी और सन्नाटे में डूबी हुई थी। तकरीबन 4 मील का फासला तय करने के बाद अलका ने गाड़ी रोक ली। वहां बाईं तरफ एक और तंग सड़क मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मोड़ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी में कुछ तहरीर था और नीचे तीर का निशान बना हुआ था। अलका ने गाड़ी के हेडलैंप्स बुझा दिए। 1 मिनट के तवक्कुफ के बाद उसने 2 मरतबा हेडलैंप्स जलाए बुझाए और सड़क पर इधर उधर देखने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अलका ने गाड़ी के हेडलैंप्स बुझाकर कोई मखसूस सिग्नल दिया था और अब उसे किसी का इंतजार था। उस वक्त हेडलैंप्स बुझे हुए थे और चारों तरफ गहरी तारीकी फैली हुई थी। चंद मिनट के बाद ही एक हयूला दाएं तरफ झाड़ियों से निकलकर हमारी तरफ बढ़ता नजर आया। मैंने रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। वो हयूला तेज तेज कदम उठाता हुआ ड्राइविंग साइड पर गाड़ी के करीब रुक गया। अलका ने उससे कुछ बात की और फिर दरवाजा खोल दिया और इंजन चलता छोड़कर सीट के ऊपर से फलांग कर पिछली सीट पर चली गई। वो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और स्टीयरिंग संभाल कर गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। जहन में ये शुबहात भी सर उभार रहे थे कि मेरे साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया। मैं तो अब तक मुकम्मल तौर पर उन्हीं के रहमो करम पर था। वो जब चाहते मेरा खात्मा कर सकते थे। तकरीबन निस्फ मील आगे जाने के बाद गाड़ी दाईं तरफ पहाड़ियों में एक तंग रास्ते पर मुड़ गई। पहाड़ियों में उन पथरीले रास्तों पर कई मोड़ घूमने के बाद गाड़ी एक वीरान और खंडर इमारत के सामने रुक गई। ये गालिबन कोई मंदिर था जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। उस शख्स ने इंजन बंद कर दिया और हम तीनों नीचे उतर आए। अलका ने पिछली सीट पर रखा हुआ एक बैग भी उठा लिया। अलका बैग लिए मंदिर के अंदर चली गई और उसके कुछ ही देर के बाद अंदर किसी जगह रोशनी दिखाई देने लगी। अलका ने कोई लैंप जलाया था। मैं उस दूसरे आदमी के साथ बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। उस वक्त भी मेरा जहन कुछ उलझ गया था। अलका उस वीरान मंदिर में क्या करने गई थी? मंदिर टूटा फूटा था और ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि यहाँ कोई पूजा पाठ की जाती होगी। बाहर बिखरे हुए पत्थर देखकर तो ये अंदाजा लगाया ही जा सकता था कि इस तरफ तो कोई पुजारी भी कभी भूल कर नहीं आया होगा। अलका ने अंदर से पुकार कर कुछ कहा तो उस आदमी ने उठकर गाड़ी के हेडलैंप्स रोशन कर दिए। गाड़ी का रुख मंदिर की तरफ था और रोशनी सीधी पड़ रही थी। सिर्फ 1 मिनट के बाद अलका दरवाजे से बरामद हुई तो उसका लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने कमर पर चांदी की एक ढीली सी चेन लपेटी हुई थी। गले में सोने की चेन और कानों में बुंदे भी थे। ऐसा लिबास सिर्फ इंडियन फिल्मों में ही देखा जा सकता था। अलका हमारे करीब ही चबूतरे पर बैठ गई। उसने अपना बैग एक बार फिर खोल लिया और गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनी में मेकअप करने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम गाड़ी में आ गए। इस मर्तबा अलका आगे पैसेंजर सीट पर बैठी और मैं पिछली सीट पर ही था। अलका को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो बेवा औरत है। लैंड क्रूजर पहाड़ियों से निकलकर फिर सड़क पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर अब बहुत पीछे रह गए थे। गाड़ी एक बार फिर पहाड़ियों में तंग से रास्ते पर मुड़ गई। चट्टानों में पेचोखम खाता हुआ ये रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहा था और आखिरकार गाड़ी नशेब में उतरने लगी और एक चट्टान के ऊपर से घूमते ही रुक गई। वो 3 कमरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी इमारत थी जिसके साथ ही खारदार तारों का एक गेट बना हुआ था। खारदार तारों की बाड़ दाएं बाएं पहाड़ियों में दूर तक चली गई थी। उस बाड़ ने गालिबन कई मुरब्बा मील तक का इलाका घेरे में ले रखा था। गेट के सामने गाड़ी रुकते ही 2 आदमी सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उनमें से एक तो गेट के अंदर ही राइफल ताने खड़ा रहा और दूसरा गेट खोलकर गाड़ी के करीब आ गया। गार्ड के लहजे में करख्तगी थी। कौन हो तुम लोग और इस तरफ कैसे आ गए? ड्राइवर गहरा सांस लेते हुए बोला, ओह, इसका मतलब है तुम्हें अभी तक इत्तला नहीं दी गई। गार्ड ने उसे घूरा, बोला, कैसी इत्तला? ड्राइवर ने कहा, गोरख सिंह को फोन पर बताओ, ताराबाई गेट पर इंतजार कर रही है। इस मर्तबा उसका लहजा भी खुरदरा था। गार्ड जेरे लब बड़बड़ाया, ताराबाई? उसने झुककर दूसरी सीट पर बैठी हुई अलका की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, ये कौन है? ड्राइवर बोला, ताराबाई का सरकारी गार्ड इंस्पेक्टर रमेश जयपुर से इसके साथ आया है। अब तुम जाओ और गोरख सिंह को इत्तला कर दो। अगर ताराबाई वापस चली गई तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। गार्ड चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से ड्राइवर और अलका को देखता रहा, फिर गेट के अंदर चला गया। उसने दूसरे गार्ड से कुछ कहा और इमारत में गायब हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 3 मिनट के बाद हुई। उसने दूसरे गार्ड को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और गाड़ी हरकत में आ गई। तकरीबन 100 गज आगे एक और चट्टान के गिर्द घूमते ही मैं चौंक गया। सामने नशेब में रोशनियों का झुरमट सा था। आसपास भी कुछ रोशनियां बिखरी हुई दिखाई दी। अलका ने नशेब की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो कैंप है जहां पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। गोरख सिंह इस कैंप का डिप्टी कमांडर है। यहाँ तक आने के लिए यही एक तरीका था जो हमने अपनाया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है।
और किस तरह इंसानी बम तैयार किए जाते हैं। तुम जो कुछ भी देखो जहन नशीन करते रहना। वापस जाकर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दूंगी जो तुम अपने साथ ले जा सकोगे। मैं नशेब में जगमगाती हुई उन रोशनियों को देख रहा था। दहशतगर्दी की तरबियत का ये कैंप बहुत महफूज जगह पर लगाया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन पहाड़ियों में क्या हो रहा है। हम चंद मिनट में ही दहशतगर्दों की उस बस्ती में पहुंच गए। फौजी बैरक नुमा चंद इमारतें तो करीब करीब ही थीं और ऐसी ही कुछ इमारतें इधर उधर बिखरी हुई थीं। ये कैंप शहर से कम 15 मील के फासले पर था। बिजली और टेलीफोन की लाइनें खास तौर पर यहाँ तक लाई गई थीं। अगरचे रात का 1 बजने वाला था, मगर कैंप में खासी गहमा गहमी थी। अलका मुझे बता रही थी कि यहाँ सारी सरगर्मियां रात को ही होती हैं, सिर्फ फायरिंग दिन के वक्त करवाई जाती है। गाड़ी एक अलग थलग कॉटेज नुमा इमारत के सामने रुक गई। उस वक्त एक आदमी कॉटेज से बाहर निकला। वो खासा लहीम शहीम आदमी था। उसने पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। माथे पर कुश्का भी नजर आ रहा था, जो उसके कट्टर हिंदू होने की निशानदेही कर रहा था। वो इस कैंप का डिप्टी कमांडर गोरख सिंह था। उसके होंठों पर बड़ी मक्काराना मुस्कुराहट थी, जबकि अलका की मुस्कुराहट कयामत ढा रही थी। अलका गोरख सिंह के साथ कॉटेज के अंदर चली गई, जबकि हमें एक और आदमी के सुपुर्द कर दिया गया। वो हमें एक और बैरक के कमरे में छोड़कर चला गया। हम कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर बाहर निकल आए। मेरे साथ आने वाला वो शख्स भान सिंह था। वो इससे पहले भी यहाँ आ चुका था। वो मुझे मुख्तलिफ बैरकों में घुमाता रहा। हर बैरक में कोई न कोई सरगर्मी दिखाई दे रही थी। मुझे अपने उन पाकिस्तानी नौजवानों को देखकर अफसोस हो रहा था जो यहाँ दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर रहे थे। हिंदुओं के जहरीले प्रोपेगेंडे और लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और ये अपने ही वतन और अपने ही भाइयों के दुश्मन बन गए थे। हम तकरीबन 2 घंटों तक घूमते रहे। हमें किसी ने रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की थी। रोक टोक सिर्फ बैरूनी गेट पर थी। उस गेट से अंदर आने वाले को अपना ही समझा जाता था और उस पर किसी भी तरफ आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। हम दोबारा उस कमरे में आ गए। भान सिंह कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगा। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर दरवाजे के साथ खड़ा रहा, फिर इधर उधर घूमने लगा। एक दरवाजे के पीछे से दबे दबे कहकहों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं झांकने की कोशिश करने लगा। वो 2 नौजवान थे जो अपने हुलियों से ही वहशी लग रहे थे। उनके साथ 2 लड़कियां भी थीं। अगर मैं उन नौजवानों में से किसी पर ये जाहिर कर देता कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरी आमद का मकसद क्या है, तो वो यकीनन मेरी बोटियां नोच लेते। मैं दोबारा उसी कमरे में आ गया। मैं कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था कि भान सिंह ने मुझे जगा दिया। उस वक्त दिन की रोशनी फैलने लगी थी और वो आदमी भी दरवाजे के करीब खड़ा था जो शुरू में हमें यहाँ छोड़ गया था। उस वक्त दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था। हम डिप्टी कमांडर गोरख सिंह के कॉटेज के सामने आ गए, जहां लैंड क्रूजर खड़ी थी। अलका पिछली सीट पर बैठी हुई थी। भान सिंह ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। वापसी पर लैंड क्रूजर फिर पहाड़ियों में उसी तंग रास्ते पर मुड़ गई और आखिरकार उस टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचकर रुक गई। अलका बैग उठाकर मंदिर के अंदर चली गई। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद अलका मंदिर से बरामद हुई। अब वो बिल्कुल बदली हुई थी। न माथे पर बिंदिया, न होंठों पर लिपस्टिक, वही नीले किनारे वाली कॉटन की सफेद साड़ी। अब वो उजड़ी हुई और मासूम सी बेवा थी। भान सिंह को होटल पैलेस के करीब उतार दिया गया और ड्राइविंग सीट अलका ने संभाल ली। उसके बाद हम सीधे आश्रम ही आए। उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। रात भर जागने की वजह से मेरी आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। राधा हमें देखते ही रसोई में घुस गई। नाश्ता करने के बाद मैं तहखाने में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में चला गया। 4 बजे के करीब आंख खुली तो कमरे के सामने कुछ चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मैं चौंक गया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर उन चीजों को देखने लगा। एक रंगीन टीवी और वीसीआर के अलावा एक छोटी टेबल पर एक अदद फिल्म प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन और एक बॉक्स रखा हुआ था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं बाथरूम में घुस गया और कितनी देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा और जब बाहर निकला तो अलका कमरे में मौजूद थी। उसने कमरे की एक दीवार पर 2 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी स्क्रीन लटका दी थी और सामने वाली दीवार के करीब मेज पर प्रोजेक्टर सेट कर रही थी। टीवी और वीसीआर वो पहले ही कमरे के एक कोने में सेट कर चुकी थी। मैंने सवालिया निगाहों से अलका की तरफ देखा। कहा, ये सब क्या है? वो बोली, कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहती हूँ जो रात को उस कैंप में नहीं देख सके। मैं करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। अलका ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। सामने दीवार पर रखी हुई स्क्रीन तेज रोशनी में चमकने लगी। रोशनी एक तरफ से आउट हो रही थी। अलका ने फ्रेम एडजस्ट किया और डिब्बे में से एक स्लाइड निकाल कर प्रोजेक्टर में लगा दी। एक नौजवान का चेहरा स्क्रीन पर उभरा। उसके साथ हिंदी में कुछ लिखा हुआ भी था। अलका मुझे बताने लगी, ये कराची का नौजवान चमकीला है। ये मैट्रिक पास और बेरोजगार था। इसका छोटा भाई शहर के एक गुंजान इलाके में ठेला लगाया करता था।
पुलिस को भत्ता न देने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने इसे उठाकर थाने में बंद कर दिया और वो तशद्दुद के दौरान हलाक हो गया। चमकीले ने इंतकाम लेने के लिए एक पुलिस वाले को कत्ल कर दिया और इस तरह चमकीले और पुलिस में आंख मचोली शुरू हो गई। इस दौरान चमकीला रॉ के एक एजेंट के हाथ लग गया और उसे यहाँ भेज दिया गया। चमकीला दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने के बाद तकरीबन 2 महीने पहले कराची वापस गया है। उसने प्रोजेक्टर पर दूसरी स्लाइड लगा दी। स्क्रीन पर एक और चेहरा उभरा। ये भी नौजवान ही था, उम्र 23-24 साल ही होगी। चेहरे पर छोटी गोल दाढ़ी थी और पेशानी पर दाईं तरफ चांद तारे का निशान बना हुआ था। अलका उसके बारे में बताने लगी। बोली ये छल्लावा है, ये भी कराची पुलिस के जुल्म का शिकार रहा था। छल्लावा ग्रेजुएट है, ये भी चमकीले की तरह बेरोजगारी का शिकार था। कराची ही के एक नस्ल परस्त नेता ने इसके जहन में ये बात बिठा दी और उसी तासुब ही की बिना पर उसे उसके जायज हुकूक से महरूम किया जा रहा है। उसने अपना हक लेने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में पकड़ा गया। 1.5 महीना जेल काट कर बाहर निकला तो इसके दिल में नफरत कुछ और बढ़ गई। ये अपनी महरूमी और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेना चाहता था, लेकिन अनाड़ी था। बार बार पुलिस से मार खाता रहा। हमारे एजेंट ने इसे यहाँ भेज दिया। ये भी तकरीबन 2 महीने पहले वापस गया है। अलका ने यक के बाद दीगरे 5 नौजवानों की तस्वीरें दिखाई जो यहाँ से दहशतगर्दी की तरबियत लेकर वापस जा चुके थे। वो बोली इनके अलावा और लोग भी हैं जो मासूम और बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये सब किसी न किसी नस्ल परस्त और कौम परस्त जमात में शामिल हैं और ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझकर अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका फायदा हिंद सरकार को पहुंच रहा है। एक तरफ ये दहशतगर्द तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं और दूसरी तरफ वहां की हुकूमत उन सियासी पार्टियों के खिलाफ महाज आ रहा है जिनके नाम पर ये नौजवान दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वैसे कराची में रॉ के 3 एजेंट इन्हें कंट्रोल करते हैं। उसने खामोश होकर प्रोजेक्टर पर एक के बाद दीगरे 3 और तस्वीरें दिखाई। उनमें 2 मर्द थे और एक औरत। उस औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। उसकी नाक पर बाईं तरफ मसूर के दाने के बराबर स्याह रंग का तिल था। लगता था जैसे उसने लौंग पहन रखी है। अलका बोली ये जुगनू है। पूरे पाकिस्तान में अगरचे रॉ के कई एजेंट फैले हुए हैं, मगर जुगनू इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके पास और भी कई लड़कियां हैं जिनके जरिए वो नौजवानों को फांसती है और उन्हें ब्लैकमेल करके अपने तौर पर उनसे काम लेती रहती है। वो कुछ देर खामोश हुई, फिर बोली मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जब तुम कराची पहुंचो तो उन लोगों की निशानदही करके अपने नंबर बना सको। तुम्हें सामने आने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम सामने आ भी जाओ तो इनकी गिरफ्तारी के बदले तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे गुनाह माफ कर सकती है। वो मुझे उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताती रही और जब मैंने उनके ठिकानों के बारे में पूछा तो वो बोली कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, ये लोग अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। तुम्हें खुद इन लोगों को तलाश करना होगा। किसी एक को तलाश कर लोगे तो समझना तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हुई। वैसे एक बात जहन में रखना, यहाँ इन्हें इस तरह तरबियत दी गई है कि कोई एक आदमी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो अपनी जान दे देगा मगर जबान नहीं खोलेगा। उसने कुछ और स्लाइड्स भी दिखाई। 4 आदमियों के बारे में बताया कि वो नागराज के मंडल के बहुत ही खास आदमी हैं। उनमें एक कैंप का डिप्टी कमांडर गोरख सिंह भी शामिल था। बोली ये नागराज के बहुत ही खास आदमी हैं और कैंप के बारे में नागराज इनसे मशवरे करता रहता है। इनमें गोरख सिंह तो ज्यादातर कैंप ही में रहता है, दूसरे तीसरे रोज शहर में भी आ जाता है और बाकी 3 शहर ही में रहते हैं। मैंने उनके चेहरे और पते जहन नशीन कर लिए। अलका ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और टीवी ऑन करके VCR पर एक फिल्म लगा दी। ये फिल्म कैंप से मुतल्लिक थी जिसमें टाइम बम तैयार करने और तकरीबकारी के दूसरे तरीकों की तरबियत देते हुए दिखाया गया था। हर चीज इतनी वाज़ेह थी कि मतलूबा चीजें हासिल करके कोई भी ज़हीन शख्स टाइम बम आसानी से तैयार कर सकता था। और आखिरकार अलका ने टीवी भी बंद कर दिया और फिर देर तक बैठी उसी मौजू पर बातें करती रही। बोली इसमें शुबा नहीं कि नुकसान हमारा भी होगा, लेकिन हम हर कीमत पर नागराज से इंतकाम लेना चाहते हैं और मेरे सीने में लगी हुई आग तो उस वक्त तक सर्द नहीं होगी जब तक मैं नागराज की लाश अपनी आंखों से न देख लूं। मेरा जहन बार बार उलझता रहा। अपना जाती इंतकाम लेने के लिए ये लोग अपने कौमी मकासद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे। बहरहाल दुनिया में ऐसे लोगों की कमी तो नहीं, हर मुल्क में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी लातादाद ऐसे लोग मौजूद हैं। सियासतदान क्या नहीं कर रहे, अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। और ये लोग जो यहाँ दहशतगर्दी की तरबियत ले रहे हैं ये भी तो अपने मफाद के लिए अपने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाए हुए हैं। बहरहाल मुझे इससे गरज नहीं थी कि अलका या उस जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे तो एक मौका मिल रहा था और मुझे उस मौके से फायदा उठाना था। अलका ने सुबह नागराज के जिन करीबी साथियों की तस्वीरें दिखाई थीं, उनके नाम और पते मैंने जहन नशीन कर लिए थे। उनमें होटल हिल लॉक के मालिक रवि पंडित का नाम भी शामिल था। सबसे पहले मैंने उसी से निमटने का फैसला कर लिया।
उससे अगले रोज मैं आश्रम से निकला तो शाम हो चुकी थी। मेरे जिस्म पर ग्रे कलर का 3 पीस सूट था। यह सूट अलका के मरहूम पति श्यामलाल के कपड़ों के जखीरे में से निकाला गया था। अलका ने उसके तमाम कपड़े अब तक संभाल कर रखे हुए थे। कद-ओ-कामत में वो मेरे ही जैसा रहा होगा, इसलिए उसके कपड़े मुझे फिट आ गए थे। मैंने शेव बना लिया था, मगर मूछें रहने दी थी। टूथब्रश टाइप की भारी मूछें मेरे चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थी। आंखों पर सादे शीशों की ऐनक से मेरा हुलिया कुछ और भी तब्दील हो गया था। मुझे ये इत्मीनान था कि नागराज के आदमी अब भी मुझे नहीं पहचानते थे। दुर्योधन या उसके जिन साथियों ने मुझे देखा था, जाहिर है वो मेरा राज फाश नहीं कर सकते थे। आश्रम से निकलकर मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मेन रोड पर आ गया। यहाँ मुझे एक ऑटो मिल गया। उसने मुझे पेट्रोल पंप पहुंचा दिया। ये इलाका पेट्रोल पंप के नाम से मशहूर था। खासा बारौनक इलाका था। सामने ही हिल लॉक होटल था, लेकिन मैं अभी उस होटल में नहीं जाना चाहता था। मैं उस बारौनक इलाके में घूमता रहा और फिर होटल हिल लॉक के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। बैठने के लिए मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां से मैं बाहर का नजारा भी कर सकता था। हिल लॉक होटल भी मेरी नजरों के सामने था। ये मयारी किस्म का रेस्टोरेंट था और यहाँ चरसी मवाली किस्म के लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। यहाँ ग्राहकों को सर्व करने के लिए भी वेट्रेसेस मौजूद थीं। एक ने मेरे सामने कॉफी का कप रखते हुए कहा, और कोई सेवा जनाब? मैंने बेतकल्लुफी से कहा, तुम ड्यूटी पर हो, कब तक फ्री हो जाओगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 8 बजे ऑफ हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। इस वक्त 7:30 बजे हैं। मैं 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं कॉफी की चुस्कियां लेते हुए शीशे से बाहर देखता रहा। 8 बजने में 10 मिनट कम थे कि वो वेट्रेस दोबारा आ गई। उसने खाली कप उठाया और मुझसे कॉफी का बिल भी वसूल किया। उसके 5 मिनट के बाद मैं उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक औरत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं सर? मैं उसकी आवाज पर चौंक गया। मैंने वाकई उसे नहीं पहचाना था। ये वही वेट्रेस थी। बदले हुए लिबास में वो खुद भी बदल गई थी। साड़ी और बालों के स्टाइल ने उसका हुलिया ही बदल कर रख दिया था। मैंने कहा, ओ, मैं तुम्हें वाकई नहीं पहचान सका। आओ जरा टहलते हैं, फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। हम दोनों एक तरफ चलने लगे। उसका नाम रत्ना था। वो ग्रेजुएट थी और मशरकी पंजाब की रहने वाली थी। रत्ना के कहने के मुताबिक वो एक कंपनी में सेक्रेटरी थी। उसका बॉस उसे धोखे से पहले बंबई और फिर गोवा ले गया। फिर वो उसे जयपुर और आखिर में यहाँ ले आया। यहाँ उसे एक और लड़की मिल गई और बॉस उस लड़की के साथ रफू चक्कर हो गया। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे उसका 20 दिन का बिल वाजिब था और होटल के मालिक ने बिल वसूल करने के लिए उसे यहाँ काम पर रख लिया। होटल के मालिक से निजात हासिल करने के बाद उसने माउंट अबू में ही रहने का फैसला किया, क्योंकि उसके ख्याल में जिंदगी गुजारने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। रेस्टोरेंट में मुलाजमत करने के साथ साथ वो फारिग औकात में ग्राहकों की सेवा भी करती। हम बातें करते हुए टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चल रहे थे कि खलबली सी मच गई। रत्ना भी गड़बड़ा गई। मैंने कहा, क्या बात है, लोग बदहवास क्यों हो रहे हैं? रत्ना ने होटल हिल लॉक की तरफ इशारा किया। बोली, वो देखो उधर नागराज आ रहा है और लोग इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। नागराज इंसान नहीं, भूत है। वो एक बदरू है जो यहाँ के लोगों के आसाब पर सवार है। हर शख्स उससे खौफजदा है। मैंने होटल हिल लॉक की तरफ देखा। 3 गाड़ियां होटल के सामने आकर रुकी। आगे एक जीप थी जिस पर 4 वहशी सवार थे। उनके हाथों में राइफलें थीं। पीछे सफेद रंग की मारुति कार थी और उसके पीछे एक जीप थी। उसमें भी 4 अदद ऐसे ही वहशी सवार थे। उनमें 2 के हाथों में राइफलें और 2 के हाथों में तेग। सफेद मारुति कार का दरवाजा खुला। पहले एक आदमी बरामद हुआ और फिर नागराज नीचे उतरा। मैंने सिर्फ एक मर्तबा उसे देखा था। बेला मुझे धोखे से आदिनाथ मंदिर में ले गई थी और अब नागराज को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वही साधुओं वाला पीला चोगा और गले में मालाओं के साथ एक सांप। नागराज के बाद कार से उतरने वाली हस्ती को देखकर मैं चौंक के बगैर न रह सका। वो बेला थी। नागराज ने कार से उतरकर इधर उधर देखा और फिर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। बेला और दूसरे आदमी भी उसके साथ ही थे। 2 गनमैन भी उनके पीछे होटल में दाखिल हो गए थे, जबकि दूसरे बाहर ही खड़े रहे थे। मैं आश्रम से निकला था तो इरादा यह था कि होटल हिल लॉक के मालिक रवि पंडित से 2-2 हाथ करूंगा, मगर इस वक्त यहाँ की सूरत हाल तब्दील हो गई थी। नागराज के आ जाने से पूरे इलाके में खलबली मच गई थी। इस सूरत हाल में मेरा होटल में कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया और रत्ना का हाथ पकड़कर होटल की तरफ चलने लगा। बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, होटल। मैंने नागराज के बारे में बहुत कुछ सुना है, आज जरा उसे करीब से देखना चाहता हूँ। उसने मुझे घूरा। बोली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लोग उस बदरू से दूर भाग रहे हैं और तुम उसके करीब जाना चाहते हो। मैंने कहा, हम उसके बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, जरा दूर रहकर देखूंगा कि वो क्या चीज है। कुछ लोग अब भी होटल में आ जा रहे थे। मैं रत्ना का हाथ थामे उससे बातें करता हुआ होटल की तरफ चलता रहा।